Success is no accident. It is a hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and love of what you are doing or learning to do. नमस्कार दोस्तों, मैं भारती रैना अभिनंदन करती हूँ आप सभी का अपने शो व्हाट वेंट राइट में। आज जिन गेस्ट को आप सभी के सामने आपके सामने रूबरू कराने जा रही हूँ, उनका सफर जो रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर रहा है। He worked with Ministry of Tourism as an advisor to the Government of India. He was associated with Planning Commission and worked on local level development projects with high power expert committee. He was a special invitee on the board for micro, small and medium enterprises. He was an advisor to Maharashtra Chamber of Housing Industry. He served the Income Tax Department, Government of India, as an officer in various capacities and took voluntary retirement from Indian Revenue Services in May 2010. Later on, he joined National Association for the Blind as a consultant. So let's welcome none other than Mr. Nigam. Very good morning, sir. How are you doing today? Good morning, Bharti. I am fine. How are you? I'm good, sir. Thank you very much for joining us today, sir. Thank you महाराष्ट्र for महाराष्ट्र giving में this. इतना ज्यादा कोविड है, इतना ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन है, फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला है. आई ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएट दैट, सर. Thank you. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आपकी जो जर्नी रही वो 3 स्टेजेस पर है. आपका फर्स्ट स्टेज रहा व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, देन आप यू वर्कड एज एन आईआरएस ऑफिसर, एंड उसके बाद में जो आपका आईआरएस से का जो सफर से लेके एंटरप्रेन्योरशिप तक का जो सफर था पूरा का पूरा, तो ये सफर आपने कैसे तय किया है? पूरा का पूरा मल्टीपल कैपेबिलिटीज हैं आप में, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज को आपने प्लान पहले भी किया है और आज भी करते आए हैं. अपने सफर के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज हमें. भारती, मैं एक छोटे से गांव में बुंदेलखंड रीजन, बहुत देश का बैकवर्ड रीजन अभी कहलाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है वहाँ पे. तो उस छोटे से गांव में पैदा हुआ. प्राइमरी एजुकेशन गांव के स्कूल से ही ली. फिर नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप पास करने के बाद 9 से हॉस्टल में चले गए गवर्नमेंट कॉलेज में. वहाँ पे 9 से 12 तक की एजुकेशन पूरी की. हमारे पिताजी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे, तो शुरू से ही घर में माताजी भी पढ़ी लिखी थी, तो घर में पूरा शिक्षा का अच्छा माहौल रहा. तो जब हम लोग 12 तक थे तो कभी सोचा नहीं कि क्या बनना है या क्या करना है. तब 2 ही प्रोफेशन होते थे लोगों के सामने, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ. सो मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, आईआईटी में जाऊं. और जो कि हम लोग टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पास करके गए थे, तो हॉस्टल में हम लोगों का 22 लोगों का बैच था, जो हम लोग एक क्लास में थे. तो 22 में से 20 लोग या तो आईआईटीज या एनडीए या स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस अच्छे अच्छे जगह पे निकल गए. हम 2 लोग वहां से ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए. तो एक हमारे मित्र थे, उनका नाम मिस्टर केपी त्रिपाठी था, एंड ही गॉट 4th पोजीशन, 4th रैंक इन द हाई स्कूल एग्जाम इन यूपी एंड 6th रैंक इन 12th. सो हम 2 लोग गए थे वहां पे पढ़ने. तो इसके बाद जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे हॉस्टल में गए, तब पता लगा कि सिविल सर्विसेज क्या होती है, आईएएस क्या होता है, आईआरएस क्या होती है. इसके बाद हम लोगों ने सिंपल ग्रेजुएशन वहां पे पढ़ाई कर रहे थे. ग्रेजुएशन करने के बाद फिर पीयर प्रेशर से हम लोग भी अलग अलग तरह के एग्जाम्स में अपीयर होने लगे. सो फर्स्ट आई गॉट सिलेक्टेड एज इंस्पेक्टर रैंक इन कस्टम्स. सो आई जॉइंड दैट सर्विस बिकॉज आई वाज, everybody at that time used to join what he was selected for. So हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया. लोगों ने भी कहा जाओ यार कुछ दिन के लिए ज्वाइन करो, 2-4 महीने की सैलरी मिलेगी तो कुछ बाइक वाइक लेंगे, मजा किया जाएगा. So that was the reason behind joining that job. So हम लोग भी जाते थे, 3-4 महीने ज्वाइन किया, फिर एग्जाम आ गया पीजी का, तो फिर वापस आ गए, फिर छुट्टी लेके उधर से गायब रहे, डिपार्टमेंट वाले बुलाते रहे. तो ऐसे एंजॉय किए. और इसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया मेरा स्टेट बैंक प्रोफेशनल ऑफिसर में. सो वहां भी इसी तरह 1.5-2 साल रहे प्रोबेशन पीरियड में, और उसके बाद फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होके आ गए. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के बाद
कई जगह पोस्टिंग रही, जैसा होता है इसमें ऑल इंडिया घूमने के बाद। लास्ट 2000 में बॉम्बे ट्रांसफर किया। सो 2000 फ्रॉम 2000 टू 2010 आई वाज पोस्टेड इन मुंबई। बॉम्बे में आने के बाद एक डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर हुआ, क्योंकि हमारे साथ के जो लोग दूसरे अलग अलग जगह पे पोस्टेड होते हैं, छोटी जगहों पे, लाइक आप रिमोट एरियाज में डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे या कमिश्नरी जैसे प्लेसेस पे रहते हो, वहां पे ना तो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ना बिजनेस हाउसेज बहुत सारे होते हैं। तो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पे छोटे छोटे एसएससी होते हैं, छोटा होटल वाला होगा, छोटा रेस्टोरेंट वाला होगा, तो हमारी रैंक के ऑफिसर उन लोगों के असेसमेंट करते हैं। और बॉम्बे आने के बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है, और स्पेशली 8-10 साल की सीनियरिटी के बाद, देन यू आर इंटरेक्टिंग विद द लार्जेस्ट बिजनेस हाउसेज ऑफ इंडिया, because almost out of 100 there are 50 business houses in Mumbai. So Bombay income tax alone pays, Department of Income Tax in Mumbai alone pays for 1/3 of the country's total income tax collected, and almost more than 50% of customs duty is paid only from Mumbai. तो यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट लेवल का, आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। हर कंपनी के जो लोग बड़े बड़े सीएफओ हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो, सो ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग डिफरेंट टाइप ऑफ। सो आपका जो विजन है वो डिपार्टमेंट में चेंज हो जाता है। इसलिए जितने भी लोग, मेरा तो ये कहना है, जितने भी लोग रेवेन्यू सर्विस में आते हैं या किसी भी सर्विस में, कस्टम सर्विस में, IRS कस्टम से, सबको एक शुरुआत की पोस्टिंग फॉर्म में जरूर देनी चाहिए, भले 2 साल या 3 साल के लिए। उससे उनका विजन और देखने का नजरिया ही बदलता। थैंक यू वेरी मच सर। सर अभी अभी आपने बोला देखने का नजरिया। सर जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी, आपने बोला पीयर प्रेशर के अंडर आके आपने एक अपना नजरिया बनाया कि आपने बहुत बड़ी सोच बनाई अपनी। अदरवाइज पीयर प्रेशर में आके हमेशा सुना गया है कि बच्चे खराब हो जाते हैं। आज फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि पीयर प्रेशर में आके लोग यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं, IRS ऑफिसर बन जाते हैं। सो देखिए, ये तो हम लोगों के टाइम पे, भारतीय, जब हम लोग थे यूनिवर्सिटी में इन लेट 80s, between 83 and 87, 88, उस समय एक एक हॉस्टल से 12-12, 15-15 लोग इंटरव्यू के यूपीएससी के लिए जाया करते थे। ऑलमोस्ट 40-40 लोग एक बैच में इलाहाबाद से सिलेक्ट होते थे। तो वो एक जो कंपटीशन था, हेल्दी कंपटीशन, सबको हेल्प करना, अपने नोट्स चेंज करना। तो हम तो साइंस बैकग्राउंड के थे, लेकिन हमने फिर, आई डिड माय एमए इन पॉलिटिकल साइंस, तो हमने एक सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस का ही ऑफशूट है, आई टुक दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज माय मेन सब्जेक्ट। राइट सर। सर एज अ स्टूडेंट कुछ भी हमें अचीव करना होता है, हाई लेवल पर अचीवमेंट्स होती हैं, सो वी हैव टू फॉलो अ स्ट्रैटेजी। बिना स्ट्रैटेजी बनाए आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हैं। जब आप एक डेमोक्रेट उसमें रहे, एक डेमोक्रेसी के साथ जुड़ते हैं, आप जब गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तभी भी आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होता है। When you work as an entrepreneur, again, you have to make strategies for your business. आप तो पूरी आपकी पिछली लाइफ जर्नी जो सिर्फ स्ट्रैटेजीज बनाने में ही निकल गई। क्या लगता है आपको कि स्ट्रैटेजी, एक राइट स्ट्रैटेजी कहाँ लेके जा सकती है, और एक छोटी सी मिस्टेक, एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी हमें कहाँ लेके जा सकती देखिए, पूरे जो एक आम आदमी है, उसके पूरे लाइफ में 4-6 ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। इट्स लाइक सांप सीढ़ी वाला खेल। तो 4-6 ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं, जब आप अगर उनको सही तरीके से यूटिलाइज करके और उसमें प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप काम करेंगे, तो आपको बहुत ऊपर ले जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोग जब तक ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, तो कोई स्ट्रेटजी भी नहीं थी, सोच भी नहीं थी क्या करना है। ये था कि हाँ भाई ठीक है, पढ़ रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर कोई नौकरी मिल जाएगी। कभी कुछ सोचा नहीं। घर से भी पैसा आता था, अपना खाया पिया है, 25 तारीख के आसपास सबके पैसे खत्म हो जाते थे। फिर उसके बाद 5-7 दिन उधार की इकोनॉमी चलती, सब लोग एक दूसरे है? की एज अ हेल्प स्टूडेंट करते। आपने कभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई? सो एज ए फिर स्ट्रेटजी बनाना शुरू किया जब अपने पास बहुत सारी चॉइसेस थी, क्योंकि कई जगह सिलेक्शन हो गया। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर बिफोर दिस इनकम टैक्स
UPSC, I got selected for almost 13-14 places with the government of India. I never appeared for state government or any other exam. I appeared only for the government of India. तो फिर कौन सा ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना है वो भी अपने दोस्त ही बताते थे कि यार ये ज्वाइन करो, इसमें ज्यादा अटेंडेंस की दिक्कत नहीं रहती है, 4-6 महीने सैलरी लेके आओ, फिर अपन बुक्स खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे और उसके बाद साथ में पढ़ा जाएगा। तो शुरू का वही था जब तक ये एक प्रॉपर अपने को प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और फिर ये जो प्लेटफॉर्म मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें आपका जो इंटरेक्शन होता है सोसाइटी के बहुत एकदम जो टॉप लेवल का क्रीम है, और आपका ये जो टॉप लेवल का इंटेलेक्ट, क्योंकि मोस्टली सीए, लॉयर्स और प्रोफेशनल्स, और जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किया है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ ही इंटरेक्शन होता है। कोई और छोटे लोग तो वहां पे आते नहीं। और जिस जगह पे आप पोस्टेड हो वहां पे किस लेवल के इंटरप्रेन्योर, जैसे आप बॉम्बे में पोस्टेड हो तो डिफरेंट टाइप के इंटरप्रेन्योर्स हैं, बेंगलोर में हो तो देयर इट इज फिल्ड विद द आईटी कंपनीज, है ना, दिल्ली में थोड़ा डिफरेंट टाइप का वो है। लेकिन अगर आप छोटे जगह पे जैसे चले गए, पहली पोस्टिंग आपकी हो गई, सपोज करो आपकी बरेली में हो गई या किसी भी राजस्थान के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में हो गई अजमेर, तो वहाँ ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, ना ज्यादा बिजनेस हाउस है, तो वहाँ पे छोटे जो बिजनेस वाले लोग हैं उनसे इंटरेक्शन होता है। तो नॉर्मली जो ऑफिसर्स होते हैं दे टेंड टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन दोज काइंड ऑफ इश्यूज। बॉम्बे में आने के बाद तो वो छोटे इशू पे तो आपका ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि आपके यहाँ बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स और बड़े बड़े इश्यूज होते हैं। दूसरा क्या है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है ये इटसेल्फ ये सोशल लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट थ्रू दिस एक्ट बहुत सारे सोशल काम पूरे करती है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में जितने एग्जाम्पशन डिडक्शन है वो गवर्नमेंट की सोशल पॉलिसी है, क्योंकि जो एग्जाम्पशन दिए जाते हैं इसलिए कि भाई जैसे आपको है कि आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है या आप ये हाउस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। दैट इज द सोशल कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू द पब्लिक। वो गवर्नमेंट उससे चाहती है कि आप लोग सेविंग करो, वो सेविंग डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में यूज होती है, प्रोजेक्ट्स में। गवर्नमेंट चाहती है कि आप सबके पास एक घर हो, तो इनडायरेक्टली हम लोग उसका पार्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग जो रेवेन्यू कलेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाते हैं वो करते हैं, तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी दो इनडायरेक्टली। सो दिस इज क्रॉस सब्सिडी कि आप जो रिच हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, जो ज्यादा कमा रहे हैं, उनसे आप पैसे लेते हो और दोज मनी इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। सो उसमें इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आपका कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा बजट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के टोटल कलेक्शन पे डिपेंड होता है, मेजर रेवेन्यू वहां से सर अभी अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। भारत सरकार को सर 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। आपको बहुत अच्छे से याद होगा ये नुकसान, 2008 2G स्कैम। बहुत बड़ी मदद की थी आपने सरकार की इस पूरे के पूरे अभियान में सर। इस जहाँ पे पूरी मोबाइल सर्विसेज को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो अभी उस टाइम पे जो थे वो रद्द भी कर दिए थे। प्रोसिक्यूशन के पास कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं था देने के लिए। क्या केस था सर, कैसे उसको उस पूरी रिपोर्ट को रेडी किया गया, व्हाट वाज द केस सर? ये जो सो कॉल्ड 2G स्कैम है, तो उस समय क्या था कि इन 2007-8 2008 सर, या 2007-8 2000 you can say from 2006। यस सर। तो उस समय पे ये था कि जीएसएम के लाइसेंस अलग थे और सीडीएमए एक टेक्नोलॉजी थी WLM, उसके लाइसेंसेस अलग थे। दोनों के ऑपरेटर अलग थे, दोनों को अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता। तो गवर्नमेंट के पास ये था कि जो एक में ऑपरेट करते हैं वो दूसरे में नहीं कर पाएंगे, वो दूसरे में पार्टनर हो सकते हैं बट दे विल नॉट हैव द इक्विटी मोर देन 10% इन दैट वेंचर। उनका ये था कि आप इसमें करते हो तो आप इसमें करो, इसमें दूसरे प्लेयर। तो हुआ क्या था कि सीडीएमए के लाइसेंस जिनके पास थे
CDMA टेक्नोलॉजी थोड़ा कॉस्टली थी, सो दे आल्सो वांटेड टू मूव टू द GSM टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ने वो ओपन किया और लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन ओपन की। तो उस समय क्या हुआ कि जो एप्लीकेंट थे वो कोई नए एप्लीकेंट भी थे और कुछ जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट थे लाइक टाटा एंड दिस रिलायंस, दे वर एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट इन CDMA। टाटा का भी WLL था और इसका भी WLL CDMA टेक्नोलॉजी थी रिलायंस के पास, रिलायंस इन्फोकॉम। इन दोनों लोगों ने सोचा कि हम लोग भी GSM के लिए किसी के साथ टाई अप करके अप्लाई करें, और उसके लिए उन्होंने अलग से कंपनी बना के पीछे से सपोर्ट करके उसमें टाटा ने यूनिटेक के साथ अप्लाई किया था और रिलायंस ने एक अपनी सब्सिडरी कंपनी बना के अप्लाई किया टेलीकॉम। तो वो किया, उसके लिए तो हमारा कंसर्न था नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो लेना देना है वो तो खाली टैक्स कलेक्शन के लिए। इसी तरह की एक कंपनी जो रिलायंस ग्रुप की थी, स्वान टेलीकॉम, वो मेरे पास थी 2008 में असेसमेंट के लिए। तो वो रूटीन असेसमेंट केस था, तो हमने तो सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि भाई उसमें जो लोग एलिजिबिलिटी कंडीशन थी उसमें ये था कि 150 करोड़ की इक्विटी होनी चाहिए, मिनिमम 100 to 150 करोड़, और 1000 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए। तो उन लोगों ने उसमें 100 करोड़ की इक्विटी की थी, 150 करोड़ की, और 1000 करोड़ का नेटवर्थ क्रिएट किया। तो हमने तो यही बोला था कि भाई आपने ये नेटवर्थ अगर इसमें क्रिएट कर लिया है, ये इनकम आई है, तो उस पर टैक्स भरिए। वो इनकम जो नेटवर्थ क्रिएट की थी, दोज वर ओनली बुक एंट्रीज। तो हमने तो उन बुक एंट्रीज पे टैक्स मांगे कि भाई आपने 1000 करोड़ की वर्थ बना ली, तो उस समय 30% प्लस टैक्स था। तो हमने कहा इसमें जो भी 330 330 340 करोड़ रुपीज जो गवर्नमेंट का टैक्स बनता है वो प्लस इंटरेस्ट आप दे दीजिए। तो वो इश्यू उसमें स्क्रूटनी में चल रहा था। तो फिर हमें लगा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा कुछ कहीं ना कहीं कोई चीज है। देन आई रोट इट टू द हायर अथॉरिटी एंड फाइनली द इशू वेंट टू द CAG, and CAG was kind enough to order the detailed audit of all the companies who had applied for this 2G licenses. And then finally that report came out. This I referred this in 2008. And finally, after CAG audit, that report came out in late 2010. In early 2011, this report was made public. Then some PIL experts went to the Supreme Court, and PILs were filed. There was hue and cry in the media. And so I just started in 2008, which culminated in 2011. So I did my work. I never took any credit for that. It was my duty to inform the government organs concerned what is happening. That's all. और आई That was थिंक my. आज आप फर्स्ट टाइम इतनी डेप्थ में जाके सिर्फ व्हाट वेंट राइट के प्लेटफॉर्म पे इस बारे में बात कर रहे हैं। आपने शायद कभी किसी और प्लेटफॉर्म पे इतना खुल के बात भी नहीं करी है इस बारे में। नहीं, हमने तो कभी किसी को बताया भी नहीं, क्रेडिट भी नहीं ली, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे कलीग भी प्रॉब्लम में आ गए थे। जो सीनियर लोग थे जिन्होंने उस चीज को दबाने की कोशिश की थी। फिर गवर्नमेंट में भी काफी सारे लोग आए, पॉलिटिशियंस भी उसमें। तो इसमें कोई ऐसा मैं तो नहीं समझता कि कोई मैंने बहुत ऐसा काम कर दिया। हमने तो केवल उसको जो हमारी ड्यूटी थी वो की। हमने जो उस समय करना चाहिए था एज एन ऑफिसर, दैट मोर देन सर बहुत बड़ा उस टाइम वो लॉस था Yes. अब उसमें कितना लॉस था एग्जैक्टली कितना क्या था, दैट अप टू द टेलीकॉम मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स inside. What I observed, I brought it to the notice of the people concerned, officers concerned, and the organizations concerned. सर यहाँ एक क्वेश्चन है, हर इंडिया में हमेशा लोग टैक्स देने से चोरी करते हैं, हमेशा।
जब टैक्स देने की बात आती है, डेट सामने आती है, तो उनको लगता है सरकार जो है हमसे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है हमसे बहुत कुछ चार्ज कर रहा है, लेकिन इन रिटर्न में दे क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर चोरी कर जाते हैं, टैक्स की चोरियां कर जाते हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता उनके पास में, ऐसा नहीं कि उनके पास में कोई स्पेसिफिक रीजन है उनके पास में, लेकिन कहने के लिए एक ही रीजन होता है कि जितना हम देते हैं उसके बदले में हमें मिलता नहीं है, सरकार हमें उतना कुछ वापस नहीं करती है। तो इससे अच्छा है कि हम अब कहीं ना कहीं बिल्स नहीं लेना, कुछ ना कुछ करना। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, क्यों की जाए कर की चोरी, क्यों बचाया जाए वो थोड़ा सा पैसा, क्या बोलना चाहेंगे सर आप। भारतीय, जहां तक मेरा अनुभव है, अभी धीरे धीरे कर की चोरी धीरे धीरे काफी कम हो रही है। ये जो इवॉल्वमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, आपके जितने ट्रांजेक्शन हैं वो धीरे धीरे डिजिटाइज हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। सो अभी धीरे धीरे चोरी की एवेन्यूज मिनिमाइज होती जा रही है। ये नहीं कहेंगे कि एकदम खत्म हो गया, मिनिमाइज होती जा रही है। दूसरा, लोगों की सोच में भी बहुत बड़ा एक बदलाव आया। लोग भी एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं, स्पेशली जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस कम्युनिटी है, तो वो भी अभी इसमें नहीं पड़ रही कि टैक्स चोरी करना है। दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है टैक्स इवेजन, दूसरा है टैक्स प्लानिंग। गवर्नमेंट के टैक्स स्टैट्यूट में आपको बहुत सारे एग्जम्पशन और डिडक्शन अवेलेबल है, तो वो उनका राइट है। वो किसी भी बिजनेसमैन का, इंडस्ट्री का, टैक्स पेयर का राइट है, उसको लेना चाहिए। और हम तो जितने साल रहे डिपार्टमेंट में, हमेशा ये कोशिश करते रहे कि जो उसका जेन्युइन राइट है उसको मिलना चाहिए, टैक्स पेयर का। सो अभी टैक्स इवेजन के केसेस धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती जाएगी वैसे वैसे कम होते जाएंगे। दूसरा, ये जो सोशल सिक्योरिटी वाली बात है, ये मिलना चाहिए जो लोग इतने यहाँ, ये अपने यहाँ पे नहीं है। ये जैसे बाकी अपने डेवलप्ड कंट्रीज में, वो इसलिए नहीं कि जो पूरा टैक्स आता है गवर्नमेंट का एफर्ट्स रहते हैं कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में, जॉब क्रिएशन में, और पुअर्स के लिए क्रॉस सब्सिडाइज करने में, उनकी हाउसिंग, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें जाए। तो धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग ऊपर आते जाएंगे, तो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में सोचेगी सोशल सिक्योरिटी के लिए। और दूसरा क्या है, पब्लिक से भी ऐसा बहुत प्रेशर नहीं है यहाँ पे इस तरह का कुछ क्रिएट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे टैक्स भरने वाले लोग लिमिटेड है, 3 to 4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वो लोग इनकम टैक्स भरते हैं। उसमें भी ज्यादातर सैलरीड क्लास है। तो जो मेजर जो टैक्स कॉर्पोरेट और बिजनेस से आता है उसको देने वाले तो बहुत ही कम लोग, नॉट मोर देन 1 मिलियन। तो वो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। गवर्नमेंट के लिए प्रेशर ग्रुप है आम आदमी जो है। गवर्नमेंट की सोच में हमेशा जो पब्लिक है वो सेंटर में रहती है, लेकिन धीरे धीरे इस दिशा में भी सोच बदलेगी सरकारों की, और कुछ ना कुछ जरूर होगा। दूसरा क्या है, अपने देश में इतने लोग देखिए अभी डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो आप हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बिजनेसमैन है वो चोर है ना, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चोर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जो यहाँ का सिस्टम है इंडिया का, कुछ लोग करके जाते हैं तो वी टेंड टू बिकम द सिस्टम ऑफ मिसट्रस्ट। जैसे आप वेस्ट में जाइए, यूएस में आप रही हैं, यूएस में आपका सिस्टम ट्रस्ट बेस्ड, दे ट्रस्ट यू, है ना, वो अपने सिटीजन को ट्रस्ट करते हैं। आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया, दैट्स ऑल। यहाँ पे वो नहीं, आप डिक्लेरेशन दीजिए, फिर गस्टेड ऑफिसर से उसको सर्टिफाई कराइए, देन यू फाइल द एफिडेविट, देन यू डू दिस। तो ये प्रोसीजर वो इसलिए है क्योंकि एक आदमी जो डिफॉल्ट करता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, तो फिर कोई उसमें हाथ नहीं रखना चाहता। तो सबने अपने बचने के लिए इस तरह के प्रोसीजरल सिस्टम इवॉल्व करनी है। तो उसमें किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो बोलेगा हाँ भाई वो तो देखिए एफिडेविट दे के गया था, उसकी गलती है, मैंने तो अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस किया। सो एक ये फंडामेंटल गड़बड़ी अपने सिस्टम में। दूसरा, ये मैं आपको एक आज नई चीज, नया टर्म दे रहा हूँ कि अपने इंडिया में राइट टू फेल नहीं है। जो इंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, आपने फंडामेंटल राइट इतने कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए, ड्यूटीज कर दी, ये कर दिया, तो बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे इंटरप्रेन्योर फेल जेन्युइनली भी होते हैं ना, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। अभी जैसे सपोज करिए जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में आज है,
तो वो अभी कोविड आ गया तो वो क्या करेगा, उसकी एयरलाइंस बंद है, उसके होटल्स बंद है, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री बंद है, तो वो तो उसको फील होना ही है अगर उसने गवर्नमेंट से लोन लिया। तो बहुत सारे सारे केसेस में, और मेरा मानना है कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में कोई भी एंटरप्रेन्योर ये नहीं चाहता कि वो फेल करे या वो डिफॉल्ट करे। कुछ केसेस ऐसे हैं, रेयर केसेस, जिसमें शुरू से ही वो आदमी उसी इंटेंशन से बैंक से लोन लेता, उसी इंटेंशन से वो फ्लाई बाय नाइट ऑफ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं करना चाहता। उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और अपना इस तरह की आवाज उठनी चाहिए डिफरेंट सेक्टर से कि यहाँ भी राइट टू फेल को कुछ इवॉल्व किया जाए, कि अगर वो ऐसा कुछ होता है तो उसकी पूरी लाइफ क्यों हम लोग बर्बाद करें। जैसे कोई आदमी छोटा क्राइम भी करता है, चोरी भी करता है, तो यहाँ पे क्या है, अपना सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म बेस्ड है, भाई ठीक है हम उसको 2 साल अंदर रखेंगे, जेल में रखेंगे, उसका कंडक्ट वो करेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, वो आके अपनी लाइफ फिर से जी सकते। लेकिन यहाँ पे तो एक बार डिफॉल्ट अगर हुआ तो आपने उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी, फिर तो वो कहीं से कुछ लोन ले नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। ही टेंड्स टू डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर, फिर वो दूसरे का नाम यूज करेगा, ये करेगा, वो तो एंटरप्रेन्योर है, वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो इस दिशा में ये कभी इंडस्ट्रियल और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी इस इश्यू को उठाया नहीं। इस दिशा में सोचना चाहिए लोगों को, और कुछ ना कुछ एक मैकेनिज्म बनना चाहिए जो ऐसे लोगों के लिए रिहेबिलिटेट करे और हेल्प। वो अगेन आई थिंक वो दोबारा रीइंफोर्स होते हैं गलत काम की तरफ, बिकॉज उनके ऊपर यस, स्टैम्प जो लगा दिया जाता है, जब सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, तो वो अगेन वो गलत काम रीइंफोर्स नहीं करते करते, हैं। काम वो काम सही करते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस गलत होता है, क्योंकि वो किसी और को यूज करेंगे, वो अपने ड्राइवर को यूज करेंगे, अपने सर्वेंट को यूज करेंगे, अपने रिलेटिव को यूज करेंगे, उसके नाम से करेंगे। वेरी ट्रू सर। सर आप काफी टाइम तक टूरिज्म के साथ जुड़े रहे, टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, टोटल जीडीपी सर हमारा अप्रोक्सीमेट कितना ऐड होता होगा, अगर हम जीडीपी की बात करें तो टूरिज्म से हम लोगों का जीडीपी में कितना एडिशन होता होगा सर, कितना स्केल हमारा अब जाता है, हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है? अभी तो उसका डायरेक्ट मेजरमेंट करने का कोई अपने पास वो नहीं है, हम्म, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत कम है, मे बी अराउंड 1%। 1%। सो कहीं कोई स्कोप सर, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और भारत टूरिज्म तो में तो देखिए, इंडिया क्या है, अपना देश जो है, अपना देश, इट इज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एब्सोल्युटली, और अपना यंगेस्ट नेशन एब्सोल्युटली सर। है ना। तो और लोग टूरिज्म में क्या देखने आते हैं, एक सबसे ज्यादा तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन नंबर 1, नंबर 2 फिर डिफरेंट है एडवेंचर के लिए, हॉलीडेज के लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम उधर के लोगों से मिलें, इंटरेक्ट करें, वहाँ के सिविलाइजेशन को, वहाँ की सोसाइटी को जाने और समझें। टूरिज्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव, मैन बेसिकली तो सोशल एनिमल है, तो वो जो सामाजिक उसके बैकग्राउंड में टूरिज्म के वही है, जो अपने देश में भी पहले सब रिलीजियस टूरिज्म है, उसका भी बेसिक वही है कि आप डिफरेंट पार्ट्स में जाओ, अपने देश के लोगों को जानो। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो 2 तरह के, तो एक तो अपना डोमेस्टिक टूरिज्म है, एक इंटरनेशनल टूरिज्म। तो डोमेस्टिक टूरिज्म तो अपने यहाँ इंडिया में शुरू से ही रहा, सब लोग 4 धाम यात्रा करते थे, 4 जगह जाते थे, देश के अलग अलग उसमें जाते थे, वो शुरू से ही वो था। उसको एक कलर दे दिया गया कि भाई रिलीजन का ही है, बेसिक उसके पीछे यही था कि एक रीजन के लोग दूसरे रीजन में जाए, वहाँ पे इंटरेक्ट करें, उनके कल्चर, लैंग्वेज और उसको समझें, और जिससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो फैक्टर है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जहां तक कि इनकम की बात है, तो ये डोमेस्टिक टूरिज्म से भी लोगों को रोजगार मिलता है, इनकम जनरेट होती है, हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्री साथ में चलती है। लेकिन जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उसमें हम लोग बहुत पीछे, छोटे छोटे देश बहुत आगे, तो उसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। उसके लिए अपने देश में एक बहुत फंडामेंटल कहें कि वो आपका प्रॉब्लम है, इशू है, वो ये यहाँ पे ये है कि किसी इंडिया में किसी भी काम को करने के लिए देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी, बहुत सारी एजेंसी एक ही काम को कर रही है। अब जैसे टूरिज्म है, तो आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में है ही नहीं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो अभी तक नहीं है, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना
47 से लेके 50 में रेडी हुआ। तो उस समय जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने सोचा ही नहीं होगा उस डायरेक्शन में। उस समय कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं, क्योंकि ये तो अपने उसमें रचा बसा हुआ था कि सब लोग अपना जाते हैं मिलते हैं कि हम सबसे ज्यादा शोषण नहीं किया। तो वो जो 3 लिस्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 है। सेंट्रल में सेंटर के पूरे जुरिस्डिक्शन है, लाइक करेंसी और फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस। स्टेट लिस्ट में अपने स्टेट के सब्जेक्ट लाइक एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, ये सब स्टेट सब्जेक्ट। देयर आर सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट लाइक एजुकेशन हैज बीन ब्रॉट हैव टू डिसाइड एवरीथिंग, है ना। सो उसमें क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ है, रूल्स रेगुलेशन है, दे हैव प्रेसिडेंस ओवर द स्टेट लॉ। सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव करती है। टूरिज्म में जो है किसी लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो टूरिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है और किसी की भी नहीं है। सो ऐसे जो सब्जेक्ट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के टाइम पे नहीं थे, तो वो एक आप कह सकते हैं कि रेजिडुअल लिस्ट हो गई, कि जो कहीं नहीं है वो रेजिडुअल। तो अब इसमें जैसे आप न्यूयॉर्क जाते हो, आप रहे हो यूएस में, आप न्यूयॉर्क जाते हो, तो जो सिटी का मेयर है ना, मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टूरिज्म, फॉर एनीथिंग टूरिज्म रिलेटेड, एनीथिंग। आप जहां भी जाओगे वो बोर्ड लगा होगा, मेयर सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। सो वो पूरा सबके लिए रिस्पॉन्सिबल। यहाँ क्या है कि कोई ऐसी एजेंसी या कोई ऐसा इंटीग्रेटर हो नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे एफर्ट्स करती है, वो मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, स्टेट को स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए पैसा देती है। और इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि है क्या, जो मान लीजिए कोई टूरिस्ट साइट है, सपोज करिए कुतुब मीनार है दिल्ली, है ना। सो कुतुब मीनार कम्स अंडर कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, वो हेरिटेज उसमें हो जाता है। तो वो साइट ओवर की हो गई ओनरशिप, ठीक है। उसके आसपास के एरिया का डेवलप करने का काम टूरिज्म मिनिस्ट्री एक तरह से ले लेती है, तो कुछ नहीं, कहीं ऐसा हो नहीं, ठीक है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ये करे। लेकिन वहां जो रोड लीड करती है वो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी वहां पे होगा, उसका उसकी ओनरशिप होगी लैंड। स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो उसको देगी, लुक आफ्टर करेगी। रोड जो बनाएगी वो पीडब्ल्यूडी बनाएगी। वहां पे पानी की व्यवस्था वहां का जो लोकल जल कल या दिल्ली जल निगम होगा वो करेगा। वहां के लिए टॉयलेट बनाना है तो दूसरा डिपार्टमेंट होगा। सो देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व कि वो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है और इंटीग्रेटेड एफर्ट्स की प्रॉब्लम है। जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होना चाहिए तो वो नहीं है। तो बस जो डेवलप होना चाहिए, जो अपनी प्लेसेस, जैसे आप कहीं भी जाइए, यूएस में आप जाते हो, यूरोप में कहीं भी जाते हो, किसी भी कंट्री में, आप किसी भी टूरिज्म साइट के आसपास सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है। आपको टॉप क्लास, आपको हाइजीन, आपको टॉयलेट्स मिलेंगे, आपको वहाँ पे बस स्टेशन मिलेंगे, आपको टैक्सी स्टैंड, पार्किंग, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। आप यहाँ पे वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग ध्यान दें। क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट आता तो है, अब वो कुतुब मीनार में अगर उसको टॉयलेट जाना है तो साफ सुथरा टॉयलेट भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग ने 2012 में, व्हेन आई वाज द एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, वी स्टार्टेड द स्लोगन क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, which फिर 2014 में जो वो हो गया कि स्वच्छ भारत मिशन। So that we started in 2012. That was the brainchild of our minister and team at that time. और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन किया वहाँ पे कुतुब मीनार 2012 में, और वहाँ पे वर्ल्ड क्लास ये सुलभ के साथ मिलके टॉयलेट का पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया, पार्किंग और ये सब बना। तो हमारा बेसिक आइडिया उस समय ये था कि जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बड़ी साइट है, वो जो बड़ी बड़ी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, उनको दे दिया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी कर दी जाए। ये साइट और इसका आसपास का जो सराउंडिंग है वो आपको डेवलप करनी है, वहाँ फैसिलिटी करानी है, और उसके बदले में आपको वहाँ एडवर्टाइजिंग राइट और जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा। तो स्कीम फिर थोड़ा थोड़ा टेक ऑफ हुई, बाद में आगे ज्यादा चली। तो जो इंडस्ट्री हमारे सबसे ज्यादा हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, आई थिंक हम उसी इंडस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर कर अगर रहे हम हैं। इसमें इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेट एफर्ट्स करें और विल पावर हो, तो हम लोग को जीडीपी में 10%, 15%, 20% तक ले जा सकते हैं इंडस्ट्री को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बहुत सारे कंट्री तो टूरिज्म पे ही चलते हैं। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा शायद कि थाईलैंड में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं।
Earlier it used to be New York. Now the Bangkok is the number one for international destination. तो उसमें सबसे ज्यादा तो वो तो पूरा का पूरा कंट्री टूरिस्ट उस पे चलता है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन टूरिज्म। अच्छा, टूरिज्म का क्या है कि स्पाइरलिंग इफेक्ट होता है, वो इनडायरेक्टली इतने सारे इंडस्ट्री को हेल्प करता है। जैसे आप देखो कोई भी अगर साइट है तो वहां पे बड़े वो छोटी इंडस्ट्री और बड़े स्पेशली जो पुअर है ना उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आप किसी भी टूरिस्ट साइट पे जाओ वहां पे जो भी आपको खाने पीने की चीजें मिलेंगी, जो भी बेचने वाले मिलेंगी, ये मिलेंगे सब उनके वो गांव की पूरी इकोनॉमी, टाउन की पूरी इकोनॉमी उस पर बेस्ड हो जाती है। तो कितने लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, दैट इज स्काई द लिमिट अगर हम लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करें। तो कभी टूरिज्म को प्रायोरिटी सेक्टर नहीं लिया गया। दूसरा क्या है, अभी कोई टूरिज्म जैसे हर मिनिस्ट्री है, सपोज करिए इनकम टैक्स मिनिस्ट्री है या सॉरी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लॉज which they administer. Income tax act है, custom act है, excise act है, GST act है, there are number of banking act है, SEBI act है। So हर मिनिस्ट्री के पास अपना अपना एक्ट है, जिसको टूरिज्म सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट नहीं है, क्योंकि वो किसी का वो है नहीं, किसी के सब्जेक्ट में ही नहीं है, इट इज नॉट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट। तो उसमें कम से कम जितना टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड चीजें जैसे होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, दूसरे हैं, तो अगर उनको हम लोग अच्छे से रेगुलेट करें और उनको अच्छा माहौल दें और पुश दें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने देश में तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल। सर यहाँ आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हर एक स्टेट के पास में अपने पास में उसकी लाइक इफ आई टॉक अबाउट आगरा, दे हैव ताजमहल, गुजरात के पास अपनी पास उसके पास अपनी स्पेशलाइजेशंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसको स्टेट सब्जेक्ट बनाना चाहिए या इट शुड बी या यूनियन सब्जेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे? आई थिंक इट शुड बी स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि उसका सराउंडिंग, उसका सब बस स्टेट सब्जेक्ट होने से फिर ये हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। तो अभी जो है देखिए कोऑर्डिनेशन की कमी है। हम लोग देखिए एक मीटिंग में यूपी गए हुए थे, सो आई अकम्पनीड माय टूरिज्म मिनिस्टर एंड टूरिज्म सेक्रेटरी वाज आल्सो विद अस, और चीफ मिनिस्टर वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर वाज होल्डिंग टूरिज्म चार्ज यूपी में, अखिलेश यादव जी, और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, और इससे दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 2012-13। तो उसमें क्या हुआ, सब मीटिंग हुई, बहुत सारे टूरिज्म इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। मीटिंग के बाद ये हुआ कि भाई आप लोग अब अपने इश्यूज रेज कर सकते हैं। तो जो पहला इशू रेज किया वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले ने, सो उसका पहला इशू ये था कि साहब मैं 8-10 साल से ये सब मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उस समय टेक्नोलॉजी बहुत नहीं थी, नहीं। तो उसने बोला साहब कम से कम आप पहले ऐसा तो करिए, एक परमिट तो कर दीजिए, क्योंकि हम टूरिस्ट से भरी बस लेके जाते हैं दिल्ली से, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए तो वो दिल्ली, जयपुर, आगरा इज द सर्किट। तो बोले जब हम दिल्ली से जाते हैं तो पहले हमें हरियाणा का टैक्स अलग से भरना पड़ता है, वहां पे बॉर्डर पे हमारी चेकिंग होती है। फिर उधर से राजस्थान के बॉर्डर पे जाएंगे, वहाँ 1 घंटा रुकना पड़ता है, सब कैश लेके वहां पे काउंटर पे 1 घंटा टूरिस्ट जो है वो करता है। कभी कभी ड्राइवर एसी बंद कर देता है, वो सब निकल के वहां नीचे घूमते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आने में जब आगरा आएंगे तो यूपी का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये इशू है। ये इशू अब तो टेक्नोलॉजी खैर हो गई, सब आप ऑनलाइन कर सकते हो, कर सकते हो कि आप एक परमिट एक कम से कम ऑनलाइन पर। तो ये उस समय के सब इश्यूज थे छोटे छोटे, जो बाहर का आदमी आएगा वो क्या इंप्रेशन लेके जाए। फिर आप वहां पे बस रोकोगे तो वहां पे कोई टॉयलेट भी नहीं, कोई व्यवस्था भी नहीं। आपने तो देखा होगा जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेक पोस्ट लगना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान देने की जरूरत है, और उस पर अगर काम करें तो हम लोग भी हमारे पास तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल, हम नंबर 1 बन सकते हैं इसमें, और हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। सो अगर आई रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, आई रिक्वेस्ट कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर कुछ काम करे, क्योंकि मेरे को लगता है कि भारत, प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगे तो कंकरेंट लिस्ट में ले लें, तो कम से कम बजटरी सपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन इसमें काम करना होगा लोकल अथॉरिटीज, लोकल लेवल पे, क्योंकि वो उसमें इतने सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेंट्रल वहां से इंटीग्रेट नहीं कर सकते।
अभी हम लोग भी जैसे टूरिज्म मिनिस्ट्री का जो भी बजट था, दस मेजॉरिटी ऑफ द बजट वाज पास्ड ऑन टू स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप द सराउंडिंग एरिया एंड टूरिस्ट साइट्स। एंड वो लोग सेकेंडली सर, प्रोजेक्ट बना के लाते थे। स्टेट के पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि डेवलपमेंट के ऊपर इतना खर्च कर सके। आई डोंट थिंक सो कि उनको इतना देखिए अप्रूवल भी मिलेगा। उसकी अपनी अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि हम लोग इतने साल तक यहाँ ब्रिटिशर्स ने, उसके पहले दूसरे लोगों ने वो किया, राज किया। तो जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उनके दिमाग में ये था कि अपने को सेंटर बहुत स्ट्रांग बनाना, क्योंकि जब भी यहाँ पे दूसरी पावर्स आई तब यही हुआ कि अपना सेंटर स्ट्रांग, और जब जब सेंटर स्ट्रांग रहा तब कोई पावर नहीं आता। तो उनको ये था, तो इसलिए जो रिसोर्सेज हैं, जो स्पेशली जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो दे यूज टू टेंड टू द सेंट्रल साइड। तो वो उनके पास रिसोर्स ज्यादा हो गए, और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने रिसोर्सेज थोड़ा कम रहे, तो वो जो उनका पूरा जो भी कलेक्शन होता है वो ज्यादातर तो सैलरीज में चला जाता है, क्योंकि वहाँ मिसमैनेज भी बहुत ज्यादा स्टेट लेवल पे, थोड़ा ओवर स्टाफिंग भी है, मिसमैनेज भी है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत जरूरत है स्टेट लेवल, वो हुए नहीं है। तो अभी एक्चुअली आज के डेट में तो सबसे बड़ा इशू है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। फिर आप पुरानी मशीन से अब काम नहीं ले सकते हो, 75 साल की पुरानी हो गई मशीन, तो अब उसमें कितने दिन तक आप नट बोल्ट और वो ठीक कर कर उसको चलाते रहे। तो पूरा आमूल चूल पूरा होल उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। कुछ हम लोग नया सिस्टम करें जो पब्लिक के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो और ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सके, मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव काम कर। एब्सोल्युटली सर, इस टाइम भारत को विकास की जरूरत है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट इस चीज का विकास में कंट्रीब्यूट करे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, बट अभी भारत को विकास की जरूरत है। निगम सर, इसमें विकास में है, रहना जी आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी। प्लीज प्लीज सर, विकास के लिए जो गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए ना, गवर्नमेंट का रोल जो है फैसिलिटेटर को होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, इंटरप्रेन्योर जो है उसके पास सब चीज है, थोड़ा थोड़ा उसको जरूरत होती है, थोड़ा कैपिटल की जरूरत होती है, थोड़ा तो हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना होके अपने को फैसिलिटेटर का फ्रेमवर्क होना चाहिए। जिस जिस चीज में हमने देखिए फैसिलिटेटर फ्रेमवर्क बनाया, उसमें हम लोग बहुत आगे निकल गए। लाइक यू टेक द एग्जांपल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में वी आर द चीपेस्ट, हमारा सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा, वी आर एट द वर्ल्ड क्लास। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा ओके हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, ऑक्शन करेंगे, आप लोग सब लोग प्राइवेट प्लेयर आओ, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपना डेवलप करो, ये करो, हम लोग फैसिलिटेट। तो जहां भी गवर्नमेंट फैसिलिटेटर होगी, है ना, और रेगुलेट करना चाहिए, रेगुलेट तो सब एक्टिविटी करना चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पहले मिनिस्ट्री रेगुलेट करती थी, उन्होंने इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना दी, ट्राई बोला नहीं ये अलग हम रेफरी बना देते हैं, आप लोगों का जो है वो सब इशू ये देखो। तो गवर्नमेंट को धीरे धीरे ऐसा करना चाहिए कि प्रोफेशनल रेगुलेटर आए। गवर्नमेंट में वो कॉम्पिटेंसी, वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती रेगुलेट करने की, जैसे सेबी बना दिया, आप वो करो। पहले का मार्केट क्या था, कितनी बैड डिलीवरी शेयर मार्केट्स में कितने इशू थे, सेबी के बनने के बाद और ये टेक्नोलॉजी आई, सब खत्म, कितना स्मूथ हो गया। We are almost at par, yeah, we can say कि we are number 1 this stock market operations, अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपना जो ट्रांसपेरेंसी। तो आप गवर्नमेंट जहां जहां भी ये करेंगे, जैसे देखिए जितने जैसे सीए इंस्टीट्यूट है ना, वो दैट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोफेशनल, उनका अपना इंस्टीट्यूट है, उनकी अपनी बॉडी है, आर्किटेक्चर का है, उनको प्रोफेशनल है, बार एसोसिएशन है, दैट इज रन बाय प्रोफेशनल। तो गवर्नमेंट को अगर ये काम करे, ये पता नहीं ये सोच ऊपर तक पहुंची है या नहीं पहुंची, गवर्नमेंट अगर अपना ये काम करे कि धीरे धीरे वो प्रोफेशनली बॉडीज को देती जाए रेगुलेशन का काम। जो कोर काम है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा, लेकिन जो नॉन कोर काम है वो अगर नॉन कोर पर धीरे धीरे प्रोफेशनल बॉडी को आप डेलीगेट करें, तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है। जैसे सेबी है, तो ब्रोकर अपना रजिस्ट्रेशन करते, ये करते, वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है। तो इससे गवर्नमेंट अपना जो बजट है वो धीरे धीरे ज्यादा फ्री कर पाएगी पब्लिक, उसके लिए एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, उसमें एक्सपर्ट्स बहुत होंगे, तो बेटर रेगुलेट कर पाएंगे और वो बेटर फैसिलिटेट कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेशन का काम करे, अभी जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है
है ना, वो कहना नहीं चाहिए। वो फैसिलिटेटर तो है, लेकिन अभी कुछ उसका माइंडसेट ऑब्स्ट्रक्टर वाला है, तो वो गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेटर की जगह ऑब्स्ट्रक्टर का हो जाता है। गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है इंटेंट या बिल, लेकिन उसमें जो नीचे लोग बैठे हुए हैं वो दे गो बाय द लेटर कि उसमें क्या रख, उसकी स्पिरिट पे नहीं जाते। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो ये नहीं लिखा है, ये करना पड़ेगा, सो दे बिकम द ऑब्स्ट्रक्टर। तो अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेटर हो जाए और वो इंटेंट गवर्नमेंट का नीचे तक ट्रेवल करे कि नहीं भाई अपने को इनको फैसिलिटेट करना है, तो जो बिजनेस और इंडस्ट्री है वो और सरप्लस जनरेट करेगी, जिससे हम पुअर का जो लाइफ स्टैंडर्ड है जो उनकी है, हम उन लोगों को और इनकम दे पाएंगे, उनको और वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, और उनको भी धीरे धीरे हम लोग मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल ठीक। चेक एंड बैलेंसेस का ध्यान रखें आउटसोर्स करने के बाद में, बट गवर्नमेंट शुड मेंटेन ओनली चेक एंड बैलेंसेस। गवर्नमेंट को अपना कोर रेगुलेशन रहना चाहिए, जो लॉ है ना वो गवर्नमेंट के पास। जैसे अभी सेबी का लॉ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज का, वो गवर्नमेंट ने बना दिया। अब उसके लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी वो प्रोफेशनल एजेंसी के पास। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो अभी वो सब उनका ठीक चल रहा है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है कहीं। अब जैसे आरबीआई है, आपने कभी सुना कि आरबीआई में कोई आदमी एक भी आज तक करप्ट पकड़ा गया? आज तक सीबीआई ने एक भी आदमी पकड़ा कब नहीं, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही ऐसा, उसमें करप्शन होता ही नहीं। देयर इज जीरो करप्शन इन द आरबीआई, आई कैन से। सो एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी काम कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए उनमें करप्शन की कमी है। यस, नहीं इसलिए इंडिपेंडेंट वो, और वो रेगुलेट कर रहे हैं, है ना। दे आर नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद आरबीआई, पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, सेबी पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो आप इंडिपेंडेंट बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी क्रिएट करोगे, है ना, लाइक जैसे बार एसोसिएशन। अब कोई ये थोड़ी कहेगा बार एसोसिएशन में करप्शन है, क्योंकि वो जो वहां पे ऑफिस बेरर होगा उसको लोग रहने नहीं देंगे, दूसरे दिन उसकी टांग खींच के बाहर कर देंगे। तो अपने को प्रोफेशनल लोग जब खुद अपने आप को गवर्न करेंगे, अपने आप को करेंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। एब्सोल्युटली राइट। निगम सर, आपकी जो पूरी जर्नी रही, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपको हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, और बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली मुझे एक सेकंड एपिसोड रेडी करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जर्नी और आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा है जो हमें हेल्प कर सकती है, हमारे बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकती है सर। लेकिन फिलहाल के लिए, आज के लिए शुक्रिया करना चाहूंगी। सेकंड एपिसोड में अपन वो करेंगे कि जर्नी फ्रॉम टर्निंग ब्यूरोक्रेट टू एंटरप्रेन्योर। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां से हम अभी बिल्कुल आपके सर वी कैन डिस्कस इट।